तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है त्रिपाठी खानदान से, जिसकी शुरुआत की थी बाबूजी यानी सत्यानंद त्रिपाठी ने, और इस वक्त इसे चला रहे हैं उनके बेटे अखंडानंद त्रिपाठी यानी कलीन भैया। और एक दिन काम सीखने के बाद ये सब चलाएंगे फूलचंद त्रिपाठी यानी मुन्ना। कालीन भैया ने अपनी पहली बीवी की मौत के बाद एक दूसरी शादी की बीना से। क्या हुआ? सिला जीत दिए थे ना आपको, काहे नहीं लेते हैं? आज फिर जल्दी रहेगा। तो मुश्किल से महीने में 1-2 बार कर पाते हैं आप, ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। तो कहानी के शुरू में मुन्ना अपने दोस्तों के साथ एक शादी में नाचते नाचते गलती से दूल्हे को गोली मार देता है और वो दूल्हा वहीं मर जाता है। अब क्योंकि दूल्हे को मारने वाला बंदा कालीन भैया का बेटा है, तो कोई भी लॉयर ये केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। दूल्हे के पापा और मामा हर लॉयर के गेड़े निकालते रहते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक लॉयर मिल जाता है जो केस लड़ने के लिए तैयार है। ये लॉयर है रमाकांत पंडित। रमाकांत एक सच्चा और निडर इंसान है जो कि मिर्ज़ापुर के बिगड़ते हालातों से काफ़ी परेशान है। वो केस लेने से बिल्कुल नहीं घबराता और अपने पास एक गन भी रखता है, और जब उसे कोई छोटा मोटा गुंडा डराने आता है तो उस गुंडे को ही पीट देता है। रमाकांत की फैमिली में 4 और लोग हैं, उसकी पत्नी वसुधा और उनके बच्चे गुड्डू, बबलू और डिम्पी। बबलू दिमाग से काफ़ी शातिर है और IAS के टेस्ट की तैयारी करने के लिए बाहर जाना चाहता है। उसका बड़ा भाई है गुड्डू, जो दिमाग से तो उतना तेज़ नहीं है लेकिन एक बॉडी बिल्डर है। गुड्डू भी चाहता है कि ज़िंदगी में वो कुछ तो करे। इधर जब कालीन भैया को ये बात पता चलती है कि मुन्ना ने शादी में दूल्हे को मार दिया है, तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। वो उसे समझाते हैं कि ऐसा काम करने से सिर्फ दुश्मन बढ़ते हैं और उसे बोलते हैं कि जाकर अपनी गलती को अभी सही करे। तो मुन्ना रमाकांत पंडित के घर पर आ जाता है। वो वहाँ पर जाके रमाकांत की बीवी और डिम्पी को काफ़ी धमकाता है। मुन्ना बोलता है कि दूल्हे को उसी ने मारा है, बस गलती से मर गया, अब इसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्करों में क्यों पड़ना। तभी बबलू और गुड्डू भी वहाँ पे आ जाते हैं। गुड्डू अपने पापा को बोलता है कि पापा केस वापस ले लो, लेकिन रमाकांत नहीं मानता और मुन्ना के साथ के बंदे कंपाउंडर को थप्पड़ मार देता है। कालीन भैया को जब ये सब पता चलता है तो वो अपने बंदे मकबूल को भेजते हैं। मकबूल अपने साथ बहुत सारे आदमी लेकर उनके घर पर आता है और बबलू और गुड्डू को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। दोनों को कालीन भैया के सामने बुलाया जाता है। कालीन भैया उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें पता था कि मुन्ना किसका बेटा है। दोनों बोलते हैं कि हाँ, उन्हें पता था। उन्हें डर भी बहुत लगा, लेकिन अगर उनके घर पे आके उनके बाप की कोई बेइज्जती करे, उनके माँ बहन के साथ बदतमीजी करे, तो वो मारेंगे ही तो ही। कालीन भैया बोलते हैं कि अगर मुन्ना उनके घर पे फिर से कभी आ गया और वो दोनों वहाँ पे ना हो तो वो क्या करेंगे, काम तो रिस्की है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए, जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो। कालीन भैया उनके जिगर को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और उन दोनों को अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं। बबलू और गुड्डू ये सोचते हैं कि अगर वो मान जाएंगे तो उनकी फैमिली को कोई दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और ये सोचकर वो हाँ बोल देते हैं। कालीन भैया उन दोनों को एक एक गन और एक मोटरसाइकिल दे देते हैं। अगले दिन बबलू और गुड्डू अपने पिता को बताते हैं कि अब वो कालीन भैया के लिए काम करेंगे और वो दूल्हे वाला केस अब छोड़ दें, लेकिन रमाकांत इनकार कर देता है और उन दोनों को भगा देता है। गुड्डू और बबलू फिर सीधा दूल्हे के बाप के पास जाते हैं। वो लड़के के मामा को छत से लटका देते हैं और नीचे फेंकने की धमकी देते हैं, तो मजबूर होकर लड़के के पिता केस वापस ले लेते हैं। तो कालीन भैया के 2 बड़े काम हैं, एक है देसी गन्स का और दूसरा है ड्रग्स का। कालीन भैया फिर गुड्डू और बबलू को अपना गन्स का काम सिखाने जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि इस काम को आगे बढ़ाओ, चाहे दिमाग का इस्तेमाल करके या फिर ताकत का। तो गुड्डू सारे काम को काफ़ी ध्यान से स्टडी करता है। वो सारे गन डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक लिस्ट बनाता है और जो डिस्ट्रीब्यूटर के प्रॉफिट्स कम होते हैं उनके पास जाकर उनसे बात करता है। उनसे बात करके और उनके घर की छानबीन से पता चलता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर गोलमाल कर रहे हैं और अच्छी गन्स जौनपुर में बेचते हैं और जौनपुर से ख़राब गन्स लाकर मिर्ज़ापुर में बेच देते हैं। इस झमेले में वो खुद तो अमीर हो रहे हैं, लेकिन नुकसान कालीन भैया का हो रहा है। तो बबलू के कहने पे एक दावत रखी जाती है जिस पे सारे गन डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाया जाता है और जो भी ऐसे जौनपुर में आगे माल सप्लाई करते हैं उनको ठोक दिया जाता है। बबलू फिर सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेल का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट करता है और रिश्वत का भी हिसाब रखता है। देसी गन्स के काम में ज़्यादातर गन्स खराब निकलती हैं और चलाने वाले के हाथ में ही फट जाती हैं। गन्स की फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोलर को कहा जाता है कि हर गन को वो खुद अपने हाथों से टेस्ट करेगा। अगर कोई भी देसी गन फटी तो क्वालिटी कंट्रोलर के हाथ में ही फटेगी।
तो इसके बाद क्वालिटी कंट्रोलर सही लोहे का इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है, जिसे वह पहले खुद से बेच देता था और सस्ता घटिया लोहा इस्तेमाल करता था। गुड्डू और बबलू शहर के सारे किडनैपर, ठग और गुंडों को बुलाते हैं। उन सबको वो फ्री में गन्स और गोलियां बांटते हैं, इस शर्त पे कि शहर में गन्स चलती रहें। अगर और गन्स भी चाहिए तो वो भी मिलेंगी, पर शहर में गोलियां चलती रहनी चाहिए। इसके बाद शहर में रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर सब बढ़ जाता है। पुलिस को कह दिया जाता है कि वो FIR नहीं लिखेगी। तो डर के मारे पूरे शहर में अब हर बंदा अपने डिफेंस के लिए गन रखना स्टार्ट कर देता है और गन खरीदते हैं सब कालीन भैया के डिस्ट्रीब्यूटर से, जिससे गन का काम बढ़ जाता है। हमारी कहानी की शुरुआत से काफ़ी साल पहले एक आदमी था, रति शंकर। रति सत्यानंद त्रिपाठी यानी बाबूजी के लिए काम करता था और उनका सबसे खास बंदा था। सत्यानंद त्रिपाठी ने अपने 2 वारिस चुने, उनका बेटा अखंडानंद त्रिपाठी यानी कालीन भैया और उनका पोता फूलचंद त्रिपाठी यानी मुन्ना। रति को ये बात पसंद नहीं आई कि काम तो सारा वो भी करता था, पर उसे सिर्फ एक वफादार कुत्ते की तरह समझा जाता था। तो एक दिन वो बाबूजी पे हमला करवाता है। इस हमले में बाबूजी की पीठ पे गोली लगती है, जिसके बाद वो चल नहीं पाते। कालीन भैया फिर रति को मारने ही लगते हैं, लेकिन तभी बाबूजी उन्हें रोक देते हैं। वो रति शंकर को बोलते हैं कि वफादारी एक गाली नहीं बल्कि एक गुण है, और उसे कहते हैं कि जाकर जौनपुर पे राज करे पर कभी मिर्ज़ापुर पे ना आए। कालीन भैया फिर रति शंकर को शहर से बाहर लेकर जाते हैं और चाकू से उसके सीने पर वार करते हैं और उसे जाने देते हैं। अब इतने साल बाद रति शंकर को अपनी बेइज्जती और घाव आज भी याद है। रति शंकर का खुद का भी एक लड़का है शरद, पर शरद इन सब कामों में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन शरद अपने पिता रति को एक सलाह देता है कि वो सीधा कालीन भैया पर अटैक करें जब भी वो मिर्ज़ापुर से बाहर जाएं। तो एक दिन रति शंकर कालीन भैया पर अटैक करवाते हैं, लेकिन कालीन भैया बच जाते हैं। वो अटैक करने वाले बंदों से पूछताछ करते हैं और उन्हें पता चलता कि उन पर ही अटैक रति शंकर ने करवाया है। मुन्ना तो बोलता है कि रति शंकर को अभी ठोक देते हैं, लेकिन कालीन भैया बोलते हैं कि कुछ दिन बाद यूपी के CM का भाई JP यादव उनसे मिलने वाला है, तो उससे इसके बारे में मिलकर बात करते हैं। तो थोड़े दिन बाद ही पूर्वांचल के सारे डॉन की एक बैठक बिठाई जाती है। यहाँ पर कालीन भैया, उनका बेटा मुन्ना, जौनपुर का रति शंकर शुक्ला और यूपी के CM का भाई JP यादव और भी बहुत सारे डॉन यहाँ पर सब मौजूद होते हैं। यहाँ पर JP यादव सबको बोलता है कि क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है तो थोड़ी देर के लिए वायलेंस को कंट्रोल में रखो। कालीन भैया बोलते हैं कि वायलेंस तो ये साला रति शंकर कर रहा है और उसे ये बात समझाएं। इस बैठक में नाचना गाना स्टार्ट होता है, लेकिन तभी इस गाने में मुन्ना और JP यादव के बीच में बहस हो जाती है और JP यादव मुन्ना को सबके सामने थप्पड़ मारता है। मुन्ना JP यादव के सामने गन निकाल लेता है, लेकिन तभी कालीन भैया उसे रोक देते हैं। इसके बाद JP यादव को बहुत गुस्सा आता है और वो रति को बोलता है कि अगर वो इलेक्शन के लिए पैसे का इंतज़ाम करेगा तो अपने भाई CM को कहकर रति को मिर्ज़ापुर दिलवाएगा। लेकिन तभी कालीन भैया वहाँ पर आ जाते हैं। JP यादव कहता है कि अब से कालीन भैया और रति शंकर के बीच में कोई वायलेंस नहीं होगी और दोनों के बीच में एक समझौता करवा देते हैं। लेकिन ये एक नकली समझौता है, क्योंकि असल में तो JP यादव और रति शंकर दोनों मिलकर कालीन भैया को मिर्ज़ापुर से हटाने का प्लान बना रहे हैं। उधर गुड्डू और बबलू कालीन भैया के ड्रग्स का काम बढ़ाने का प्लान बनाते हैं। बबलू देखता है कि शहर में हिजड़ों की तलाशी नहीं ली जाती, तो बबलू उन्हें बुलाता है और बोलता है कि वो उनको ड्रग्स का डीलर बनाना चाहता है। गुड्डू कहता है कि अगर वो उनके साथ काम करेंगे तो फिर उन्हें कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और वो इज्जत से 4 पैसे कमा कर रोटी खाएंगे, और ये सुनकर वो हाँ कर देते हैं। तो ऐसे गुड्डू और बबलू के पास अब शहर में पूरा ड्रग डीलर्स का एक नया नेटवर्क आ जाता है और उनका ड्रग्स का काम भी बहुत बढ़ जाता है। इधर कॉलेज में स्टूडेंट इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। इन इलेक्शंस में मुन्ना त्रिपाठी अकेला नॉमिनी है और अगर कोई इलेक्शंस लड़ता है तो मुन्ना उसे पीट देता है। तो कॉलेज का इलेक्शन हेड गोलू गुप्ता को बोलता है कि वो नॉमिनेशन फाइल कर दे। गोलू एक बहुत ही पढ़ाकू लड़की है, वो भी बबलू की तरह दिमाग से काफ़ी तेज़ है। गोलू की एक बड़ी बहन भी है, स्वीटी, जिसे मुन्ना बहुत पसंद करता है, लेकिन स्वीटी को मुन्ना नहीं बल्कि गुड्डू पसंद है। तो स्वीटी गुड्डू के साथ डेट पे जाती है। स्वीटी अपनी बहन गोलू को भी साथ ही ले जाती है और गुड्डू अपने भाई बबलू को साथ ले जाता है। स्वीटी और गुड्डू आपस में बातें करते हैं और क्योंकि बबलू और गोलू अकेले रह जाते हैं तो वो भी बातें करने लग जाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे चलती जाती है, स्वीटी और गुड्डू का प्यार बढ़ता जाता है और बबलू और गोलू की दोस्ती भी बढ़ती जाती है। स्वीटी के पिता परशुराम गुप्ता एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है और वो भी कालीन भैया के लिए काम करते हैं और उन्हें स्वीटी और गुड्डू के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोलू कॉलेज के इलेक्शन के लिए कैंपेन करती है। जब मुन्ना को ये पता चलता है तो वो आदमी भेजता है कैंपेन रोकने के लिए। मारधाड़ स्टार्ट हो जाती है
और उसे रोकने के लिए बबलू हवा में फायर करता है। बाद में मुन्ना बबलू के पास जाता है उससे ये पूछने कि उसके खिलाफ इलेक्शन में क्यों लड़ रहे हैं। गुड्डू बोलता है कि एक पर्सनल मैटर है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड स्वीटी की बहन गोलू की मदद कर रहे थे। मुन्ना को जब ये पता चलता है कि स्वीटी और गुड्डू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एक बार के लिए तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन कॉलेज से गुड्डू और बबलू की बहन डिम्पी को उठा के ले जाता है। स्वीटी फ़ोन पे ये सब गुड्डू बबलू को बताती है कि डिम्पी को मुन्ना उठा कर ले गया। गुड्डू और बबलू उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बबलू ये सब कालीन भैया को बताते हैं और वो मकबूल को भेज देते हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल करें कि इससे पहले कुछ गलत हो जाए। एक चौराहे पे तीनों मिलते हैं और इससे पहले कि गोलियां चल जाएं, मकबूल उन सबको कालीन भैया के पास ले जाता है। कालीन भैया मुन्ना को थप्पड़ मारते हैं। मुन्ना बोलता है कि उसने ऐसे ही नहीं उठाया था डिम्पी को, बल्कि इसलिए क्योंकि गुड्डू और बबलू उसके खिलाफ कॉलेज में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये कहकर वो चला जाता है। वो कंपाउंडर के पास जाता है और बहुत रोता है। वो बोलता है कि कालीन भैया उसकी हर बार बेइज्जती करते हैं और कंपाउंडर को कहता है कि जाके कालीन भैया को मार दे। इधर यूपी गवर्नमेंट मिर्ज़ापुर में बढ़ती वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए एक आईपीएस ऑफिसर रामशरण मौर्य को भेजती है। मौर्य शहर के सारे पुलिस ऑफिसर्स के रिकॉर्ड चेक करता है और उसके हिसाब से एक अच्छे ऑफिसर्स की स्पेशल टीम बनाता है ताकि वो मिर्ज़ापुर की सफाई कर सके, और इनका पहला टारगेट है गुड्डू और बबलू। तो स्पेशल टीम के लोग रात में गुड्डू और बबलू का इनकाउंटर करने निकलते हैं। गोलाबारी बहुत होती है, पर गुड्डू और बबलू बच के निकल जाते हैं। वो कालीन भैया को फ़ोन लगाते हैं और कालीन भैया उन्हें बोलते हैं कि मिर्ज़ापुर से बाहर जाकर कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। गुड्डू अपने आने वाले बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए काफ़ी देर से कंपाउंडर से स्टीरॉयड ले रहा होता है। अब गुड्डू के पास स्टीरॉयड ख़त्म हो गए हैं, और क्योंकि अब उन्हें कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड जो होना है, तो गुड्डू बोलता है कि कंपाउंडर से अभी जाकर स्टीरॉयड की और गोलियां ले लेते हैं। वो उसे बहुत फ़ोन करता है, पर कंपाउंडर फ़ोन नहीं उठाता। तो गुड्डू कंपाउंडर की दुकान पर जाकर स्टीरॉयड की गोलियां खुद ढूंढ लाता है। इधर कालीन भैया समझ जाते हैं कि गुड्डू और बबलू पे ये गोलियां रतिशंकर तो नहीं चलवाएगा, बल्कि आईपीएस ऑफिसर मौर्य ही है। वो मकबूल को भेज देते हैं कि जाकर मुन्ना का ध्यान रखे। जैसे ही मकबूल निकलता है तभी कंपाउंडर आ जाता है कालीन भैया को मारने के लिए। वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी बाबूजी उसे गोली मार देते हैं। कंपाउंडर अभी जिंदा है पर घायल है। कालीन भैया मुन्ना को वहाँ पे बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि कंपाउंडर उन्हें मारने आया था। वो मुन्ना को बोलते हैं कि जाकर पूछे कंपाउंडर से उन्हें क्यों मारने आया था वो। कंपाउंडर मुन्ना का एक सच्चा दोस्त है, तो वो उसका नाम नहीं लेता और बोलता है कि वो तो चोरी करने आया था, पर कालीन भैया बीच में आ गए। कंपाउंडर मुन्ना को कहता है कि उसे मार दो, क्योंकि मुन्ना के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, और मुन्ना रोते रोते कंपाउंडर को मार देता है। इधर गुड्डू बोलता है कि अंडरग्राउंड होकर मिर्ज़ापुर से बाहर बिहार तो आ ही गए हैं, सारा दिन होटल में क्या करेंगे, अब आए ही हैं तो थोड़ा काम भी कर लेते हैं। तो वे गन्स की डील करते हैं। ये सब स्टेरॉयड का असर गुड्डू का दिमाग को कमज़ोर कर रहा है। वो गुस्सा कुछ ज़्यादा ही करने लगा है और सोचना कम। गुड्डू को एक और पार्टी के बारे में पता चलता है जो कि उनसे गन्स खरीदना चाहती है। जब वो डील करने जाते हैं तो पता चलता है कि ये पार्टी असल में रतिशंकर ही है। रतिशंकर उन्हें बोलता है कि वो दोनों उसके साथ जुड़ जाएं, मिलकर राज करेंगे। लेकिन जब गुड्डू उसे इनकार कर देता है तो रतिशंकर उसे गाली निकालता है, तो गुड्डू उसे ठोक देता है। कालीन भैया को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो गुड्डू और बबलू को बुलाते हैं। कालीन भैया बोलते हैं कि कहा था परमिशन के बिना कुछ मत करना। बबलू समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गुड्डू गुस्से में बोलता है कि उनके सर पे AK-47 लेकर अपने साथ काम करने को बोल रहा था और उसने गाली भी दी तो इसलिए ठोक दिया। अब हर छोटी चीज़ से पहले परमिशन लेंगे तो काम कैसे करेंगे, और ये कह के वो चलते हैं। उधर स्वीटी गुड्डू को फ़ोन करती है कि वो इतने दिन से अंडरग्राउंड था और ना ही कोई उसने बातचीत की, कहीं उसे भूल तो नहीं गया। गुड्डू बोलता है कि वो तो उससे इतना प्यार करता है कि उससे कल ही शादी कर लेगा। स्वीटी को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन गुड्डू बोलता है कि वो सच्ची में कल शादी कर लेगा, और अगले ही दिन दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब मिस्टर पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का दिन आ गया है। कालीन भैया इस कंपटीशन के चीफ गेस्ट हैं। ये वही कंपटीशन है जिसकी गुड्डू बहुत देर से तैयारी कर रहा था। कालीन भैया अभी भी रतिशंकर वाली बात को भूले नहीं हैं और कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर को बोलते हैं कि गुड्डू नहीं जीतना चाहिए, और ये कहकर वो चले जाते हैं। रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद जब गुड्डू को ये पता चलता है कि वो कुछ भी नहीं बना, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जीतने वाले का सर फोड़ देता है। उधर मुन्ना कंपाउंडर के मरने के बाद बहुत ही अकेला फील करता है। वो कंपाउंडर की दुकान पर जाकर उसकी दादी के लिए पैसे छोड़ जाता है।
वहाँ पर उसे कंपाउंडर का फ़ोन मिलता है और वो देखता है कि इस पे बहुत सारे गुड्डू के मिस्ड कॉल्स हैं। ये कॉल्स गुड्डू ने स्टीरॉयड के लिए किए थे, लेकिन ये वही दिन था जब कंपाउंडर ने कालीन भैया को मारने की भी कोशिश की थी। मुन्ना सोचता है कि वो इसे यूज़ कर सकता है। वो मकबूल को मैनिपुलेट करता है और मकबूल फिर जाकर कंपाउंडर का फ़ोन चेक करता है और वो ये मिस्ड कॉल्स कालीन भैया को भी दिखा देता है। कालीन भैया सोचते हैं कि गुड्डू और बबलू कंपाउंडर के साथ ही मिले हुए थे और वो मुन्ना को बोलते हैं कि जाकर गुड्डू और बबलू को मार दे। इधर आईपीएस मौर्य कालीन के ड्रग सप्लाई करने वाले डीलरों को पकड़ लेता है। परशुराम ये सब देख लेता है और कालीन भैया को बता देता है। कालीन भैया फिर मकबूल के साथ मौर्य को टिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। वो अपनी पावर दिखाते हैं कि उनसे शहर में सब क्यों डरते हैं, तो वो मौर्य को पकड़ लेते हैं और उसकी बनाई हुई स्पेशल टीम के सारे ऑफिसर्स को मार देते हैं। उधर कॉलेज के इलेक्शंस में गोलू जीत जाती है। कॉलेज का इलेक्शन हेड ये बात मुन्ना को बताता है तो मुन्ना बोलता है कि गोलू को बधाई देनी है और उसे इसके लिए फ़ोन लगाएं। फ़ोन पे गोलू बोलती है कि वो तो गोरखपुर गई है अपनी फैमिली के साथ शादी में, तो मुन्ना भी उन सबको मारने के लिए गोरखपुर के लिए निकल जाता है। ये शादी है डिम्पी की सहेली शबनम की, जो कि उस्मान लाला की बेटी है। उस्मान लाला कालीन भैया के ड्रग्स के सप्लायर हैं। क्योंकि शबनम और डिम्पी की बहुत ही करीबी दोस्ती है, तो डिम्पी अपने भाइयों के साथ स्वीटी और गोलो को भी ले आई है शादी में। गुड्डू अभी भी अपने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के रिजल्ट के बाद से शॉक में है। वो एकदम चुपचाप कुछ नहीं बोलता। स्टीरॉइड्स को एकदम छोड़ने के बाद उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। शादी में स्वीटी गुड्डू को बताती है कि वो पापा बनने वाले हैं, पर वो तब भी कुछ नहीं बोलता। शादी के दौरान गुड्डू बाथरूम जाता है। वो कंपटीशन को भूलने की कोशिश करता है और अपना मूड सही करता है। अपने बाप बनने की खबर से अब वो खुश होने लगता है। तभी शादी में उधर मुन्ना पहुंच जाता है और अपने साथ के आदमियों को गन्स दे देता है। वो देखता है कि डिम्पी स्टेज पे दूल्हा दुल्हन के साथ है। मुन्ना को पता नहीं होता कि ये किसकी शादी है। वो सीधा जाके दुल्हन के आगे गन रखता है और डिम्पी को पकड़ लेता है और हवा में फायर करता है। तभी गुड्डू बाथरूम से बाहर आता है। As you wish. और कापा मैंने सीजन के एंड में हम देखते हैं कि रति शंकर का बेटा शरद अपने बाप की मौत के बाद अपना सर मुंडवा लेता है। मतलब अगले सीजन में अब वो भी बदला लेगा। सीरीज के अंदर एक सब प्लॉट भी चलता है कि कालीन भैया की दूसरी बीवी बीना त्रिपाठी अपने पति से खुश नहीं है।